राघव और लीला अपने पिता की मृत्यु के बाद माँ के साथ नानी के घर चले गए थे। नानी को पेंशन मिलती थी, उसी से सारे लोगों का खर्चा चलता था। लेकिन फिर एक दिन नानी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। नानी ने राघव और लीला को अपने पास बुलाया। सुनो लीला और राघव, शायद मेरा अंतिम समय आ चुका है। मैं तुम दोनों को एक बात बताना चाहती हूँ। बताइए नानी, आप हमें क्या बताना चाहती हैं? इस घर में क्या नानी? इस घर में एक जादुई नानी, इस घर में जादुई क्या? उठो नानी। नानी अपनी बात पूरी करने से पहले ही मर गई। नानी के मरने के बाद पेंशन मिलना बंद हो गई। कुछ दिनों बाद राघव का परिवार पैसों की परेशानी से जूझने लगा। ये क्या माँ, आज खाने में सिर्फ रोटी और प्याज? बेटा, घर का राशन खत्म हो चुका है, लेकिन तुम चिंता मत करो। कल से मैं लोगों के घर जाकर कपड़े धोने का काम करूंगी, फिर शायद सब ठीक हो जाए। माँ, तुम अकेले क्या काम करोगी? मैं भी कुछ काम करूँगा और पैसे कमाऊंगा। तुम क्या काम करोगे बेटा? तुम्हें अपनी पढ़ाई भी तो करनी है। पढ़ाई तो दिन में होती है माँ, मैं रात में चौकीदारी का काम करूँगा। राघव की माँ कपड़े धोने लगी, राघव चौकीदारी करने लगा और लीला घर का काम संभालने लगी। राघव और राघव की माँ दोनों काम करने के बावजूद घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चला पा रहे थे। माँ को लीला की शादी की भी चिंता रहती थी। माँ, आप खाना क्यों नहीं खा रही? इतनी चिंता क्यों करती हैं? तुम दोनों खा लो। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें कुछ भी ना तो अच्छा खिला पा रही हूँ और ना ही अच्छा पहना पा रही हूँ। रो मत माँ, हम आपकी मजबूरी समझते हैं। दिवाली पर लीला ने पूरे घर की सफाई की। वो मचान पर चढ़कर कबाड़ निकाल रही थी। तभी उसे एक चमकदार बक्सा मिला। इस बक्से में क्या है? लीला ने बक्सा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन बक्सा खुल ही नहीं रहा था। लीला ने वो बक्सा राघव को दिखाया। राघव, जरा ये बक्सा खोलना, मुझसे तो खुल नहीं रहा। राघव अपनी पूरी ताकत से बक्सा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। लगता है ये बॉक्स अंदर से जाम है, इसे हाथों से नहीं खोला जा सकता। इसे कबाड़ में फेंक दो। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ है। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे जरा खिचड़ी लाकर दे दो। अचानक बक्सा खुल गया और उसे आवाज आई, ये लो स्वादिष्ट खिचड़ी। अरे, ये आवाज किसकी? और ये खिचड़ी कहाँ से आ गई? हा 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 हा, मैं एक जादुई बॉक्स हूँ। मुझ में तुम एक दिन में एक बार खाने की कोई भी चीज कितनी भी मात्रा में मांग सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, मैं एक दिन में सिर्फ एक ही बार खुलूंगा। राघव, तुम्हें याद है जब नानी अंतिम सांस ले रही थी तो वो इस घर में रखी किसी जादुई चीज के बारे में हमें बताना चाहती थी। हाँ, मुझे याद है। लगता है नानी इस जादुई बॉक्स के बारे में ही बताना चाहती थी। जादुई बक्सा मिलने पर राघव और लीला बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें अपना मनपसंद खाना भरपेट खाने को मिल जाता था। एक दिन राघव पूरी रात चौकीदारी करके घर लौटा। उसका मूड बहुत खराब था, क्योंकि पिछली रात मालिक ने उसे डांटा था। लीला, खाना ले आओ। लीला, कहाँ मर गए सब? जब मैं घर पर आता हूँ तो कोई घर पर नहीं होता। राघव जादुई बॉक्स से खाना मांगता है। मुझे खीर पूड़ी दो। लेकिन जादुई बॉक्स खुलता ही नहीं। लगता है लीला पहले ही इससे खाना निकाल चुकी होगी। राघव रसोई में जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। राघव का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। लीला खुद खाना खा गई और मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा।
राघव गुस्से में जादुई बॉक्स तोड़ डालता है और जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद लीला और माँ जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि जादुई बॉक्स टूटा हुआ है। राघव उठो, ये जादुई बॉक्स कैसे टूट गया? इसे मैंने तोड़ा है क्योंकि तुम्हें बस अपना ध्यान रहता है। मैं कल शाम का खाना खाया हुआ हूँ और अब दोपहर हो रही है। तुमने जादुई बॉक्स से खाना निकाल कर खा लिया और मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे लिए खाना ऊपर मचान पर रखा था, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये देखो खीर पूरी, ये मैंने ऊपर मचान पर इसलिए रखी थी क्योंकि बिल्ली अक्सर रसोई में घुस जाती है और खाना खराब कर देती है। तब राघव को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तभी तो कहते हैं कि गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। सदन और मदन का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। दोनों बहुत ही मेहनती और ईमानदार हैं। इनका खेत है और एक घर भी है। बहुत अच्छे। मेरी दोनों बेटियां भी सर्वगुण संपन्न हैं। दोनों एक ही घर में जाएं और साथ साथ रहें। मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो ये मेरा वचन रहा कि आने वाली एकादशी के दिन हम मदन और सुषमा और सदन और प्रभा की शादी करेंगे। हाँ भाई साहब, ये बहुत खुशी की बात है। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। एकादशी के दिन सुषमा और मदन और प्रभा और सदन की शादी संपन्न हुई। पड़ोस की एक काकी ने उनका स्वागत किया। खुश रहो, खुश रहो। अगली सुबह दोनों सदन और मदन खेतों के लिए निकलने के लिए तैयार थे। सुषमा, मेरा खाना ले आओ। खाना बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप दोनों खेत जाइए, मैं खाना वहीं ले आऊंगी। ठीक है। कुछ देर बाद प्रभा, प्रभा। हाँ दीदी, मेरे सिर में बहुत दर्द है, तुम ये बर्तन घस दो। ठीक है दीदी। आपका खेत तो बहुत बड़ा और उपजाऊ है। ये हमारे वर्षों की मेहनत का फल है। भाभी, इस गांव में सिर्फ हमारे खेत हैं, जहां साल के 12 महीने कुछ न कुछ उगते ही रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है देवर जी। चलिए, अब मैं चलती हूँ। प्रभा, ये क्या है? तुमने अभी तक घर साफ नहीं किया? वो दीदी, मैं घी बना रही थी, अभी घर साफ कर देती हूँ। तुम कोई भी काम समय पर नहीं करती। कुछ देर में शाम हो जाएगी, अभी तक घर गंदा पड़ा है। दीदी, मैं अभी कर देती हूँ। सुषमा का बर्ताव प्रभा के साथ बदलता जा रहा था। सुषमा को प्रभा से बहुत ईर्ष्या थी, इसीलिए वो उसे रोज जली कटी सुनाया करती। अब तो रोज सुषमा प्रभा से झगड़ने के बहाने ढूंढा करती थी। जल्द ही सदन और मदन को भी समझ आ गया था कि उनकी बीवियों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एक रात, ए जी, क्या सच में साल के 12 महीने आपके खेतों में फसल उगती है? हाँ, क्यों? ऐसा क्यों पूछ रही हो? ए जी, आप दोनों भाइयों में बड़े हैं, तो आपका खेतों पर ज्यादा हक हुआ ना? क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये है कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। प्रभा और मेरे बीच रोज झगड़े होते हैं। ऐसा चलता रहा तो एक दिन हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम कहीं और रहें। लेकिन हम कहाँ रहेंगे? हम लोग आपके खेतों में घर बना के वहीं रह लेंगे। आप एक काम कीजिए ना कि सदन भैया को ये घर दे दीजिए और वो खेत हम ले लेंगे। इससे भविष्य में भी कभी हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा। बात तो तुम्हारी सही है। कल इस बारे में मैं सदन से बात करता हूँ। भाई सदन, तुमने हमेशा मेरी बात मानी है। हाँ भैया, आप बड़े हैं तो आपकी बातों को मानना मेरा फर्ज है। आज मैं तुम्हें अपना एक फैसला सुनाने वाला हूँ। जी भैया। ये खेत और घर हम दोनों का है, लेकिन
अब हमें बंटवारा करना होगा। ये खेत मैं अपने हिस्से में लूंगा और घर तुम रखो। लेकिन भैया, क्या हम सब साथ नहीं रह सकते जैसे आज तक रहते आए हैं? तुम तो जानते ही हो कि सुषमा और प्रभा रोज किसी न किसी बात को लेकर झगड़ते रहती हैं। इससे तो अच्छा है कि हम बंटवारा कर लें और अलग हो जाए, और भविष्य में हम दोनों में कोई झगड़ा ना हो। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम आपसी सहमति से बंटवारा कर लें। ठीक है भैया, जो आपको ठीक लगे। पता नहीं भैया ने ऐसा निर्णय क्यों लिया है। जो भी हो, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। शायद दीदी को अलग रहने में ही सुख मिले। हो सकता है, लेकिन अब हमारा गुजारा कैसे होगा? खेत तो भैया के हिस्से में आ गए। आप घर के बाहर जो थोड़ी जगह है वहाँ सब्जियाँ उगा लेना, और मैं टोकरी बना के बेचा करूँगी। इससे हमारा गुजारा हो ही जाएगा। ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। और फिर सदन ने घर के बाहर ही सब्जियों के बीज बो दिए, और प्रभा भी टोकरियां बेचने लगी। 1 महीने बाद एक जख्मी चिड़िया उड़ते हुए आई। अरे रे 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 रे, इसके तो पाँव में चोट लगी है। प्रभा, प्रभा, हाँ जी। थोड़ी हल्दी का लेप ले आओ। ये पक्षी घायल है, इसके पैरों पे पट्टी करनी पड़ेगी। अब बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगे नन्हे दोस्त, और फिर से उड़ पाओगे। अब कुछ देर यहीं आराम करो। कुछ समय बाद वो पक्षी उड़ गया। प्रभा, 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 ये देखो, हमारा नन्हा दोस्त हमारे लिए कुछ लाया है। ये देखो क्या है। अरे वाह, ये तो कद्दू के बीज हैं। आप इन्हें बगीचे में बो दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है। अगले दिन जैसे ही सदन बगीचे में पहुंचा, वो कद्दुओं को देखकर चौंक गया। प्रभा, प्रभा, क्या हुआ जी? आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे ये क्या, एक दिन में कद्दू उग गए और बड़े भी हो गए। ये जरूर कोई चमत्कारी कद्दू है। लगता है उस पंछी ने जादुई बीज लाए थे। हाँ, और आज तो मैं कद्दू की सब्जी खाऊंगा। चलो इन्हें अंदर ले चलते हैं। सदन और प्रभा कद्दू घर के भीतर ले गए, और फिर जैसे ही सदन ने कद्दू काटा, अरे रे रे, इतना सारा सोना! अपने पूरे जीवन में पहली बार मैंने इतना सारा सोना देखा है। मैंने भी। आप दूसरा काटिए। सभी कद्दुओं में उन्हें सोना ही मिला। अब जब मदन उनसे मिलने आया तो दोनों ने पूरा किस्सा उन्हें बताया। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा है, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मदन घर आया और उसने ये सब सुषमा को बताया। अच्छा, तो इसीलिए वो इतने अमीर हो गए। अच्छा है ना? सुषमा के खुराफाती दिमाग में फिर से लालच का बीज उगने लगा। आप एक काम कीजिए, उस चिड़िया को पकड़कर उसकी टांग तोड़ दीजिए, और फिर मैं भी उसकी मदद करूंगी। इससे हम भी अमीर हो जाएंगे। क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? मैं कोशिश करता हूँ। मदन ने उस चिड़िया को दबोच लिया और उसकी टांग तोड़ दी, और फिर सुषमा ने उस पर पट्टी की। पंछी फिर उड़ गया, और अगले दिन उस पंछी ने उन्हें एक बक्सा दे दिया। इसमें भी कद्दू के बीज ही थे। उन्होंने कद्दू बोए और एक ही दिन में वो उग गए। अगले दिन इसीलिए कहते हैं, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। सुषमा ने लालच बोया और उसे बुरा फल मिला, और प्रभा ने अच्छाई बोई थी और उसे अच्छी जिंदगी का फल मिला।